हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो आपको हमेशा काम आएगा, यूलर्स फाइव फंक्शन। और चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या है इस फंक्शन में खास। चलिए समझते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, phi n is the number of positive integers less than or equal to n, ठीक है, एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, ठीक है। हिंदी में भी आप लोग एक बार देख लीजिए। किसी प्राकृत संख्या n के लिए फाई n उन सभी धनात्मक पूर्णांकों की संख्या को व्यक्त करता है जो n से छोटे हैं या बराबर हैं तथा n से सापेक्षतः अभाज्य हैं। अब हम अगर उसको इस तरह से इसी बात को, ठीक है, इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाई n ऐसे नेचुरल नंबर्स को की संख्या को, ठीक है, देखो x बिलोंग्स टू n। अब यहाँ x में क्या क्या खासियत है, x जो है वो 1 से n तक हो सकता है, कोई भी नंबर। लेकिन ऐसे आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 से n तक के, ऐसे नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं जिनका n के साथ, ठीक है, n के साथ HCF क्या होगा, 1 होगा। यानी कि वो उस दी गई संख्या से, जिसके लिए आप वो फाइव फंक्शन लिखने जा रहे हैं, उस संख्या से क्या रहेंगे, सापेक्षतः अभाज्य, यानी कि रिलेटिवली प्राइम रहेंगे, ठीक है। और ये आजू बाजू मॉड लगा है, इसका मतलब ऐसे अवयवों की संख्या, यानी कि जो सेट बनेगा उसकी कार्डिनलिटी को ही हम लोग बोलेंगे फाई n, ठीक है। अगर ये आपको अब भी समझ नहीं आया, अगर आपको लगता है कि सर अब भी ये डाउट है, ठीक से क्लियर नहीं हो पाया, तो चिंता न करें, बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे अभी, और आपको एक जबरदस्त सूत्र वैसे हम 3-4 सूत्र देखेंगे, सब के सब सूत्र बहुत बढ़िया रहेंगे, जो किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके लिए आपको फाइव फंक्शन की वैल्यू बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगी। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मान लो मैं अगर लिखता हूँ 5-1, ठीक है, 5-1, तो अब डेफिनेशन के अनुसार, डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो उस संख्या या उससे छोटे हों, नेचुरल नंबर्स, तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो और कोई नहीं है, 1 ही सबसे पहला नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जीसीडी क्या हो, जीसीडी अर्थात एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो आप बताइए 1 या 1 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिनका 1 के साथ महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो आप सोचेंगे कौन है 1 या 1 से छोटे नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली बात तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर है ही नहीं, 1 खुद सबसे पहला नेचुरल नंबर है। तो फिर जीसीडी 1 का 1 के साथ कितना होता है, 1 होता है। तो हमें ऐसे नंबर्स की तलाश है जो दिए हुए नंबर से छोटे या बराबर हो और जिनका उस नंबर के साथ जीसीडी कितना हो, 1 हो। तो अगर ये बात हम लोग 1 के लिए सोचते हैं तो ऐसा एलिमेंट केवल इकलौता मात्र 1 है, और इसलिए 5-1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको पूरा 5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 सब बताऊंगा, आप चिंता न करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 5-2 देखते हैं। अब 5-2 मतलब क्या होगा पता है आपको, 2 या 2 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स को गिनो आप जिनका 2 के साथ जीसीडी यानी कि 2 के साथ महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो। तो 2 या 2 से छोटे, तो 2 के साथ अगर आप जीसीडी देखते हो, जीसीडी यानी कि एचसीएफ अगर आप देखते हो 2 का 2 के साथ, तो वो तो 2 आ जाएगा। तो हमको ऐसे एलिमेंट नहीं गिनने हैं, बल्कि हमको ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे नंबर गिनने हैं जिनका 2 के साथ जीसीडी जो कितना हो, 1 हो, और वो 2 या 2 से छोटे हों और नेचुरल नंबर भी हो। तो कौन है भैया, तो मेरे ख्याल से 2 से छोटा नेचुरल नंबर जो 2 के साथ जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसा नंबर तो सिर्फ मेरे को 1 नजर आ रहा है, यानी कि मात्र एक ऐसा सदस्य है, इसलिए 5-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। चलिए बताइए 5-3 की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से वही डेफिनेशन लगाओ, इस डेफिनेशन का मतलब वही है, ऐसे नेचुरल नंबर्स की संख्या जो 1 से लेकर n तक हो, ठीक है, या n या n से छोटी हो। नेचुरल नंबर से ऑब्वियस सी बात है 1 से ही शुरू होगा, ठीक है, 1 से छोटी तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 से छोटा मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो जो 1 से लेकर n तक के ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका n के साथ HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, या इसको हम जीसीडी भी कहते हैं, वो जीसीडी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए उसी को हम लोग यहाँ पे 3 के लिए आप सोचिए, 3 या 3 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर्स
जिनका 3 के साथ जीसीडी जो हो, यानी कि एचसीएफ जो हो 1 हो। तो आप गौर से देखेंगे कि 3 1 का भी जीसीडी 1 होता है, 3 2 का भी जीसीडी कितना होता है 1 होता है। तो कितने मेंबर्स मिले हमको, 2 मेंबर ऐसे मिल गए। तो जितने मेंबर्स 2 ऐसे मिल गए तो हमको 2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, 5 4 देखते हैं, ठीक है। 5 4 देखते हैं, 5 4 क्या होगा बताइए, सोचिए सोचिए 5 4 क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखिएगा, 5 4 मतलब डेफिनेशन आप वही लगाइए कि 4 या 4 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका 4 के साथ जीसीडी जो हो 1 हो। क्या 4 का 1 के साथ जीसीडी 1 है? जी हाँ। 4 का 2 के साथ जीसीडी 1 है? नहीं है, क्योंकि आप देखो 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2। जब आप जीसीडी निकालोगे तो जीसीडी निकालते टाइम अपन देखते हैं पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पेयर 2 का बन रहा है तो इनका जीसीडी कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात इसको हम नहीं गिनेंगे। 4 और 3 का जीसीडी 1 होता है। तो कितने मेंबर मिले, 1 और 3, यानी कि टोटल 2 मेंबर अपने को मिले, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। एक बार आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो कि वास्तव में फाई एन व्यक्त क्या करता है। चलिए अब देखिए आप 5 5 क्या होगा, 5 5। अब सोचो 5 या 5 से छोटे ऐसे कितने मेंबर्स हैं या ऐसे कितने नंबर्स हैं, 5 या 5, कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। 5 या 5 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनका 5 के साथ महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। तो आप देखेंगे 5 का 1 के साथ महत्तम समापवर्तक 1 है, 5 का 2 के साथ महत्तम समापवर्तक 1 है, 5 का 3 के साथ महत्तम समाप, देखो ना कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, 1 है। 5 का 4 के साथ महत्तम समापवर्तक 1 है, 5 का 5 के साथ महत्तम समापवर्तक 1 नहीं है, 5 5 में तो पूरा 5 कॉमन निकल जाएगा, तो इनका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं बल्कि 5 हो जाएगा। तो ये गिनती नहीं करेंगे। टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 नंबर ऐसे मिले, तो इसलिए इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 5 6 की बताओ क्या वैल्यू होगी, बताओ 5 6 की वैल्यू। तो 6 या 6 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर जिनका 6 के साथ जीसीडी 1 हो, कौन कौन होगा। 6 और 1 का जीसीडी 1 होता है, 6 और 2 का 1 नहीं होता, 6 और 3 का 1 नहीं होता, 6 और 4 का 1 नहीं होता, 6 और 5 का जीसीडी 1 होता है, ठीक है। 6 और 6 का भी जीसीडी 1 नहीं। सेम सेम नंबर्स का जीसीडी 1 नहीं होता, सेम सेम नंबर्स का जीसीडी जो है, वो जो नंबर्स है वो वही होता है, जो नंबर्स है वही होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखियो, सेम सेम नंबर्स अगर हैं तो उनका जीसीडी वही नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमको नहीं गिनना है, हमको ऐसे एलिमेंट्स को गिनना है जिनका 6 के साथ जीसीडी कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो ऐसे में तो फिर 2 ही एलिमेंट मिले, 2 ही नंबर मिले, 2 ही नेचुरल नंबर मिले, इसलिए 5 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जब किसी नंबर का खुद के साथ एचसीएफ 1 नहीं होता है, बात समझना ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा 7, तो क्या 7 का 7 के साथ जीसीडी 1 होगा क्या, नहीं, वो कितना होगा, 7 होगा। 2 सेम नंबर है ना, तो उनका जीसीडी जो है वो जो नंबर है वही होगा, अर्थात किसी नंबर का खुद के साथ जीसीडी 1 नहीं हो सकता। जब ये बात सत्य है तो फिर आप कहेंगे सर तो फिर ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे हो डेफिनेशन में कि फाई एन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। जिन नंबर्स की आप खोज कर रहे हो जो कि n के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, तो उन रिलेटिव मतलब n के साथ रिलेटिवली प्राइम होने के लिए आप जिन नंबर की तलाश कर रहे हो उनमें वो नंबर तो नहीं आएगा, खुद n तो नहीं आएगा, क्योंकि कोई नंबर खुद के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होता। तो आप बोलोगे सर तो ये इक्वल टू n वाली बात आप क्यों लिखे हो, क्यों बताऊं, क्योंकि ऐसे ये बात मैं सिर्फ इसको देखते हुए लिखा हूं, क्योंकि 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका खुद के साथ जीसीडी 1 होता है, यानी 1 का 1 के साथ एचसीएफ 1 होता है। 1 के अलावा ऐसा और कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिनका खुद के साथ एचसीएफ 1 हो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, इसलिए ये वाली बात मेरे को यहाँ पर लिखनी पड़ी, और डेफिनेशन भी उसी तरीके से क्रिएट किया गया है। ये जो लिखा गया ना उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, ठीक है। तो 5 1 1 होता है, तो है ना भाई, देखो ना 5 1 जब हम लिख रहे थे 1, तो हम क्या सोच के लिख रहे थे कि 1 या 1 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका 1 के साथ जीसीडी 1 हो, तो 1 से छोटा और कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब बारी आती है खुद 1 की, 1 का 1 के साथ जीसीडी जो है वो 1 होता है, और इसलिए 5 1 इक्वल 1 आएगा,
ठीक है, तो ये आपको समझना है ध्यान से। अब आप कहेंगे सर ऐसे में क्या हमको 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा निकालना पड़ेगा क्या? कोई अचानक से पूछ दिया हमसे 540 की वैल्यू बताओ, तो हम को एकदम चेक करना पड़ेगा क्या कि 540 की वैल्यू क्या है? एक संख्या को चेक करेंगे क्या कि 40 के साथ कौन कौन रिलेटिवली प्राइम है? तो ऐसा हमको नहीं करना, हमको एक एक को चेक नहीं करना है। अब हम सीधे फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला आप देखेंगे, उस फॉर्मूले से आपके पास 40 क्या 4000 क्या 4 लाख भी दिया होगा, तो आप उसका उत्तर तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या दी हो और आप उसका तुरंत उत्तर पता कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सूत्र एकदम ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, यदि p अभाज्य संख्या है, ठीक है, यदि p क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए जो 5 फंक्शन की वैल्यू होगी वो कुछ नहीं, इससे एक कम। जैसे 5 5 निकाले थे, देख लो कितना है 4। क्यों? क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए 5 वैल्यू जब निकालोगे आप, उससे एक कम। 5 13 कितना हो जाएगा 12, 5 17 कितना हो जाएगा 16। अभाज्य संख्या दिखी मतलब उससे एक कम लिखना है। तो ये एक आपको फॉर्मूला, एक ट्रिक आपको समझ में आ गया। एक पहला ट्रिक आप याद रखना, अभाज्य संख्या के लिए क्या होगा, जस्ट उससे एक कम हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर m गुणित n है, कोई दो संख्या है m गुणित n के रूप में, तो ये 5 बिंदास होकर के अलग अलग आप उसको बांट के लिख सकते हो, 5m इंटू 5n। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त क्या है वो देख लो भैया। m और n सापेक्षतः अभाज्य होने चाहिए, यानी कि m और n का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये आप लगा सकते हो ना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, m और n का जीसीडी क्या हो, 1 हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई हमसे पूछा कि सर 5 15 का वैल्यू क्या होगा, तो मैं दिमाग लगाऊंगा पहले, क्या मैं इस 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ सकता हूँ क्या कि उनमें आपस में उनका जो जीसीडी हो वो 1 हो? अवश्य, क्यों नहीं। 5 से 15 और 5 और 3 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। तो मैं बिंदास इसको तोड़ सकता हूँ, 5 3 सॉरी 5 5 5 3 ऐसे। अब 5 क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के लिए क्या सूत्र है, बस एक कम कर दो, तो 5 5 क्या हो जाएगा 4, और 5 3 हो जाएगा 2, एक कम हो जाएगा। 3 भी तो अभाज्य संख्या है भाई, तो 4 दूनी 8, आंसर आ गया आपका। कठिन है कि सरल है, अब आप खुद बता दीजिए, आप खुद देख लो। जब हम शुरुआत किए थे तो आपको लग रहा था ये कठिन, जब हमने शुरुआत की थी तो आपको लग रहा था कठिन, लेकिन अब है बहुत सरल। कितना सरल है बताओ। देखो, जैसे आपको मान लो आपको पता करना हो 585, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तो आप देखो 17 पंचे 85 होता है। ठीक है, 17 पंचे 85 होता है। 5 और 17 सापेक्षता अभाज्य है, तोड़ दो इसको, 5 17 5 5, 17 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो एक कम हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या एक कम हो गया, 16 64, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आपको हमेशा याद रहने चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं तीसरा सूत्र। ठीक है, काफी काम का है, ये सब सूत्र बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं। और आप जरूरी नहीं कि किसी किसी समय जब आपको किसी संख्या के लिए 5 फंक्शन निकालना हो तो एकमात्र सूत्र से ही बनेगा। कैसे, आप अपने हिसाब से दिमाग लगा के एक से अधिक, देखो कोई भी सवाल को एक से अधिक सूत्रों से आप बना सकते हो, लेकिन आपको दिमाग लगाना है किससे सरल तरीके से जल्द से जल्द बनेगा, वो आपको सोचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए, मान लो कोई संख्या है जिसके लिए हमको 5 फंक्शन की वैल्यू पता करनी है, और वो p की घात n के रूप में है, अर्थात अभाज्य संख्या की कोई घात है ना। यहाँ पे p क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ लिख देता हूं मैं, यदि p क्या है, अभाज्य संख्या है, तब ऐसी स्थिति में इसका हो जाएगा Pn माइनस Pn माइनस 1। बहुत सरल है, घबराना नहीं है। जैसे मान लो कोई कहे कि सर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 को आप दिमाग लगाओ, क्या ऐसे लिख सकते हो कि 2 की घात 3। अब देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो 2 p की जगह 2 को देखो और n की जगह 3 को देखो,
पी की घात एन के लिए क्या हो जाता है, पी एन माइनस वन, तो क्या हो जाए 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 - 1 दैट इज 2। जितना घात यहाँ है उससे कम घात यहाँ है, सीधी सी बात। 3 घात है तो 1 घात, 2 की घात 3 यानी 8 माइनस 4। कितना सरल है बताओ, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। मान लो आपको पता करना हो 5 27, 27 मतलब 3 3 होती है 27, 3 की घात 3, तो यहाँ p की जगह 3 दिख रहा है और n की जगह भी 3 दिख रहा है, तो क्या होगा बताओ, बोला p की घात n यानी 3 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, 27 माइनस 9 कितना होगा 18। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5 मान लो आपके पास है 625, 625 मतलब 5 की घात 4, 5 पंचे 25, पंचे 1 25, पंचे 6 25। पी की घात एन के रूप में देखने की कोशिश करो, याद रहे ये जो पी है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, भाज्य संख्या की कोई घात होनी चाहिए, ठीक है। पता चला आप फाइव आपको दिया है 64 और आप उसको 4 की घात 3 लिख रहे हैं, 4 × 16 × 64 और यही वाला फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। पी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की कोई घात होनी चाहिए तब आप ये सूत्र लगा सकते हैं। तो देखो 5 अभाज्य संख्या है, 6 25 को लिखे 5 की घात 4, पी की घात n तो क्या हो जाएगा पी की घात n माइनस पी की घात n माइनस 1। बस उसी संख्या को लिख देना है और घात में 1 कम करके लिख देना है और माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 25 और माइनस 5 की घात 3 यानी 1 25, 25 में 25 गया खत्म और 6 में 1 तो 500, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, कितने फटाफट से आंसर आ रहा है आप देखो। तो ये सूत्र आपको सदा याद रहे, इतने सारे उसके एग्जाम्पल्स भी हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सूत्र क्या कहता है, फाइव की घात मतलब सॉरी 10 की घात में n, तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 10 की घात में n माइनस 1। ये 10 की घात n के रूप में अगर आपको कोई संख्या हो तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे 500 कह दिया 100, तो एक्चुअली में 100 जो है वो 10 का वर्ग है, तो n के स्थान पर अब आपको 2 नजर आने लग गया, तो क्या होगा 4 × 10 की घात में जितना घात लिखा है उससे 1 कम कर दो 40। कितना सरल है आप बताइए, कितना सरल है कि नहीं बताओ। आप बोलोगे सर अब 500 मान लो आपको ये सूत्र याद नहीं आ रहा है, ठीक है 500 आपको निकालना है और आपको ये सूत्र याद नहीं आया, तो भैया याद नहीं आया तो घबराना नहीं है, 100 को लिख सकते, 100 का आप गुणनखंड करेंगे, 2 की घात 2, 5 की घात 2 लिख सकते हो आप, ठीक है 500 को 2 दूनी 4, 5 पंचे 25, 25 100 होता है। और देख लो ये 2 दूनी 4 है और ये 25 है, और ये आपस में क्या है रिलेटिवली प्राइम है, 4 और 25 क्या है रिलेटिवली प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमने सबसे पहला फॉर्मूला, पहला नहीं शायद दूसरा 5mn वाला देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था कि 5mn क्या हो जाता है 5m इंटू 5n। ऐसा कब होता है जब m और n क्या हो रिलेटिवली प्राइम हो, तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो क्या हो जाएगा 2 5 2 का वर्ग गुणित 5 5 का वर्ग, अलग अलग बढ़ गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो ये अब देखो 2 अभाज्य संख्या है तो 5pn मतलब क्या होता है pn माइनस pn माइनस 1, यानी 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1। इसमें लगा सकते हो 5 की घात 2, 5 की घात 1, 2 दूनी 4 में 2 गया 2, 5 का वर्ग 25 में से 5 गया तो 20, और 20 गुणित 2 यानी 40। तो देखो यही 40 कितने शॉर्टकट तरीके से आ रहा था, इस सूत्र की मदद से आपने निकाला था। तो देखो कितने सरल सरल सूत्र हैं, कितने सारे सूत्र हैं यहाँ पे, देखो ना ये वाले स्टेप में ये वाला सूत्र लगा, यहाँ से जिसको तोड़ के लिखे उसके लिए ये वाला सूत्र, फिर इसके लिए ये वाला लिखे उसके लिए ये वाला सूत्र। तो सूत्रों का खेल है और बस फिर सब बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने अलग अलग केस के लिए अलग अलग सूत्र बताया, 10 की घात में रहेगा तो ये सूत्र लगेगा, भाज्य संख्या में रहेगा तो वो सूत्र लगेगा,
कोई ऐसा सूत्र बताओ जिसमें सारे फिट हो जाए। ठीक है, तो अब ऐसा सूत्र देखिए जो किसी भी संख्या के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मान लो आपके पास कोई संख्या है n, और n का पहले आप गुणनखंड करके अभाज्य संख्या की कुछ कुछ घातों के फिर उसको गुणन फल के रूप में आप n को व्यक्त कर पा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। उस संख्या का कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास 108 है। अब पहले मैं इसका गुणनखंड करूंगा, आपको पता ही होगा, 2×5 = 10, 2×4 = 8, फिर 2 से करूंगा 27, फिर 3×3 = 9, फिर 3, फिर 1, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब टोटल क्या मिला हमको यहाँ पे? 108 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 3 की घात 3। और बड़ी संख्या होती तो हो सकता है ये कहानी थोड़ी लंबी चलती, फिर इन सभी को हम लोग सेम सेम संख्या की घात को ऐसे करके लिखते। ये जो निरूपण है इसी को बोलते हैं कैनोनिकल निरूपण या कैनोनिकल फॉर्म। तो आपको किसी भी संख्या को कैनोनिकल फॉर्म में व्यक्त करना है, ऐसे ही गुणनखंड करके। ठीक है, तो अभी तो इसमें बस 2 और 3 बस दिख रहा है, भाज्य संख्या के रूप में हो सकता है कोई बड़ी संख्या आप लें, मान लो आप लेते हैं 3600, 3500, कोई बड़ी संख्या लें तो हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा संख्याएं मिले। यहाँ पे जैसे भाज्य संख्या जो मिल रही है 2, 3 बस मिल रही, हो सकता है आपको 5, 7, 11 कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड करता है संख्या क्या है, लंबी मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आप सुनिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप सूत्र सुनिए। मान लीजिए आप किसी संख्या n को इस तरह से लिखते हैं, p1 की घात में a गुणित p2 की घात में b गुणित p3 की घात में c, और ये पैटर्न आगे चलते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार आगे और भी हो सकता है। तब आपको उस संख्या के लिए फाई n की वैल्यू कैसे लिखनी है, ध्यान से सुनो। वो संख्या n, खुद वो संख्या को लिखना है, फिर कोष्टक में 1 - 1/p1, 1 - 1/p2, 1 - 1/p3, और इसी तरीके से ये आगे चलते जाएगा। जिस तरीके से निरूपण आगे जितना बड़ा होगा उस तरीके से ये भी आगे बढ़ते जाएगा। जितने स्टेप, मतलब इसके स्टेप पर डिपेंड करता है कि ये कहानी कहाँ तक बढ़ती है। जैसे इसमें देखो ना, 108 को हम लोग लिख पा रहे हैं 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3, हो गया। केवल P1 बस दिख रहा है, P1 और P2 बस दिख रहा है हमको, P3 तो नजर नहीं आ रहा है। तो जब नजर नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, मतलब ये केवल इस रूप में आपको नजर आ रहा है, P1 और P2 दिख रहा है, P3 नहीं दिख रहा है, तो मत दिखने दो, तो हमारा सूत्र भी यहाँ तक के लगेगा, इसका कोई रोल नहीं है। मतलब ये जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से इसका सूत्र लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे गुणित में 5 की घात और कुछ कुछ आ रहता तो फिर P1, P2 और ये 5 की घात, जैसे मान लो एक बात के बाद 5 की घात 5 है, 6 है, 7 कुछ भी है, तो P3 की घात C, तो ये P3 हो जाता है और उसकी घात में C हो जाता है। तो यहाँ पे खैर यहाँ पे तो ABCD का रोल नहीं है, यहाँ पे P1, P2, P3 का बस रोल है। जो आधार में जो अभाज्य संख्या है ना, उन्हीं का रोल है, ध्यान रहे, घातों में ABC का यहाँ रोल नहीं है। लेकिन आपको इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तभी उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर ये P3 मतलब 5 तक जाता तो ये यहाँ तक इसका काम होता, और 7 भी मिलता तो 7 भी आता, 11 मिलता तो 11 भी होता। तो जितना बड़ा ये बनेगा उतना बड़ा ये बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर मुझे 108 के लिए निकालना है 5 फंक्शन की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा? सीधी सी बात है, n लिखना है तो n मतलब खुद 108 हो जाएगा। 1 - 1/P1, P1 की वैल्यू ये 2 है, ये 2, ये जो आधार में है ना वही P1 P2 है। घातों को नहीं देखना है, घात तो कुछ भी हो सकता है, ABCD घात को नहीं। सूत्र में आप खुद देखो, सूत्र में आपको ABCD नजर आ रहा है कि P1 P2 P3 नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे P1 P2 P3 नजर आ रहा है, तो वो कौन है? वो ये आधार में है, अभाज्य संख्या है, उन्हीं को देखते हुए ये 2 और 3 यहाँ लिख रहे हैं। 1 - 1/P1 अर्थात 1 - 1/2, फिर 1 - 1/P2 अर्थात 1 - 1/3। 108, 2 एकम 2 में 1 गया 1/2, 3 एकम 3 में 1 गया 2/3, 2 से 2 कटेगा, 3 एकम 3 3 9, 3 छक्के 18, 36 आंसर आ गया आपका। 108 की वैल्यू 36 आ गई। देख लो आप, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर हमको इसको उस सूत्र से बनाना होता तो कैसे करते? तो भैया वैसे भी बना सकते थे, आप देख लो। 108 है,
108 को आपने तोड़ा है, 2 की घात 2, 3 की घात 3, ये हो गया 4, 2 दूनी 4 और 3 3 9 3 27, 4 और 27 आपस में कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम है, तो उस हिसाब से ये टूट जाएगा, 2 की घात 2 और 5 3 की घात 3 इस तरीके से टूट जाएगा। अब ये p की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या था 5p की घात n, आपको पता होगा, p की घात n माइनस p की घात n माइनस 1, 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1, 3 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, 4 में 2 गया 2, 27 में से 9 गया तो 18, 18 दूनी 36, सेम आंसर आया है। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे बन सकता है, ये घबराने का बिल्कुल नहीं है, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और सरल है। अब आप कहेंगे कि सर इसका आगे हमको यूज़ क्या होगा, जब हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अनेक ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनमें हमको फाई एम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखिएगा किसी ग्रुप के एलिमेंट्स की संख्या को गिनने में और जनरेटर्स की संख्या को गिनने में बहुत काम आता है ये फंक्शन, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह इस्तेमाल करना है। चलिए एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये। चलो अपन फाइव 3600 का ही अपन निकाल के देखते हैं। ठीक है, 3600 जिस मेथड से आप इसको निकालने कहेंगे उस मेथड से ये बन जाएगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम 3600 को तोड़ते हैं, 3600 को लिख सकते हैं 36 गुणित 100, 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3। ठीक है, अर्थात 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 3 के 9 36। 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग, 10 मतलब 2 गुणित 5, इसलिए 2 का वर्ग 5 का वर्ग, 5 पंचे 25 चौक 100। इस प्रकार कुल मिला के 2 की घात हो गया 4, देखो 2 घात 4 घात हो गया, 3 का वर्ग 5 का वर्ग। समझ में आया आपको, बहुत सरल है। तो इस प्रकार ये हुआ 5, 2 की घात 4, 3 का वर्ग 5 का वर्ग। अब आप चाहें तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फाइव एन इक्वल एन 1 माइनस 1 अपॉन पी 1, 1 माइनस 1 अपॉन पी 2, ऐसे भी लगा सकते हैं। या आप ऐसे देखिए, ये 2 की घात 4 यानी 16, ये 3 की घात 2 यानी 9 और ये 25, तीनों आपस में सहअभाज्य यानी कि रिलेटिवली प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें सिवाय 1 के, आप देख लो। ठीक है, तो जब तीनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो ऐसी स्थिति में आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं ना भाई। 5, 2 की घात 4, 5, 3 का वर्ग, 5, 5 का वर्ग। ठीक है, तो ये 2 की घात 4 का हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 2 की घात 3, 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1, 5 की घात 2 माइनस 5 की घात 1। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 यानी 16, 16 में 8 गया 8, 9 में 3 के 6, 25 में 5 के 20, 8 छक्के 48, 48 में 30, 48 में 96, 960, आपका आंसर आ गया। अगर आपको लग रहा है कि सर ये मेथड थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन हमको उस मेथड से आप बता दीजिए एक बार और, तो देख लो। अब आपके पास ये टूट चुका है, 3600 निकालना है, कैसे निकालोगे, सूत्र क्या था याद करो, n1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2, इस तरीके से आगे बढ़ा था। तो n कौन है, स्वयं 3600 n है। 1 माइनस 1 अपॉन p1 यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 और 1 माइनस 1 अपॉन 5, p1 p2 p3। ठीक है, ये आपको दिख तो रहा है ना कैमरे में, यस, ओके। तो चलिए अब क्या होगा बताइए, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3600, 1/2, 3 में कम 3 में 1 गया 2/3, 4/5, 2 से कटेगा 1800 आएगा, 3 से कटेगा 600 आएगा, 5 से कटेगा 120 आएगा, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, 960, वो देखो 960, सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो आप बहुत सारे सवाल, चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे उत्तर बताइएगा इसका, देखते हैं आप
अगर आप उत्तर देते हैं कमेंट करके उत्तर बताइएगा इसका, तो हम खुश हो जाएंगे बहुत कि हाँ आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, हमें बहुत खुशी मिलेगी। और वीडियो अगर सच में अच्छा लग रहा है आपको, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक बहुत कम आते हैं, व्यूज़ की तुलना में लाइक बहुत कम होते हैं, तो आप लाइक किया करें। इससे हमारा प्रोत्साहन मतलब हमारा उत्साह और बढ़ेगा, हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। तो फाइव 480, फाइव 5000, ठीक है, इन सब का वैल्यू बताओ। फाइव 2400, चलो 3 होमवर्क हैं आपके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आना चाहिए। कहीं पर भी डाउट जा रहा है तो आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को और अधिक उपयोगी उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव सदैव, उनका सुझाव का स्वागत रहेगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।